हाय एवरीवन, वेलकम टू द लॉ टेम्पल। मैंने आप सभी को बोला था कि मैं FAQs के साथ आऊँगी। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो समस्याएं हैं जो हर एक मेंस कैंडिडेट फेस करता ही है। साथ ही कुछ कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई विल आंसर दोज क्वेरीज एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो सवाल है वो है व्हाट नॉट टू स्टडी। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 एंड 6 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो छोड़ के जाने वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपसे हो सकता है जो आप छोड़ के जा रहे हो वो 2 नंबर में पूछ ले या 3 नंबर में पूछ ले। स्टिल व्हाट वी हैव टू फॉलो, हम कुछ टॉपिक्स तो छोड़ के जाएंगे ही, क्योंकि सब पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, आप वहाँ पर क्लैरिटी नहीं लेके आ पाते हो अपने आंसर राइटिंग में और बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो टू अवॉइड दिस आपको छोड़ के तो चीज़ें जाना ही होंगी। जैसे कि वो सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, देन वो सवाल जो इम्पॉर्टेंट हैं, एंड इसके बाद जो आपको छोड़ के जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स जैसे कि FIR, कन्फेशन, कस्टडी से रिलेटेड, चार्जेस जो है ये बड़ा पसंद होता है। एक्विटल और डिस्चार्ज जो है इसका डिफरेंस वो पूछ सकते हैं, ठीक। फिर कंप्लेंट, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, सेकंड कंप्लेंट फाइल हो सकती है क्या। देन 300 to 327 ये बहुत पसंद है। चाहे इंटरव्यू आप लेंगे, पूरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको CRPC में सबसे ज़्यादा फोकस किया ही यहाँ पे जाता है। 300, 360 आप देखेंगे। ये जो प्रोविजंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको छोड़ करके जाने की गलती नहीं करेंगे। फिर कम इम्पॉर्टेंट में जो मेरे अकॉर्डिंग आता है दैट इज़ चैप्टर 5। ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट कंपैरेटिव आप करेंगे स्टडी। फिर उस इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को होने के बाद सभी सब्जेक्ट के, सिर्फ ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करने के बाद, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में क्या होगा आपकी लिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको सबसे पहले करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होगी। उसके बाद ये तो छोड़ के जाना है। तो सल्यूशन क्या है इस चीज़ का, ये कैसे पता लगेंगे टॉपिक्स कौन से हैं, मैं अब अपकमिंग वीडियोस में आपको अपडेट करती रहूँगी। आपको इसी वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट के बताना आप समझ सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है ये क्वेश्चन सबका रहता है, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो क्या कहता है यहाँ पे, व्हाट आई फॉलोड। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4, 6, 10 और 10 का जजमेंट, ठीक, ये सबको पता है। कितने टोटल कितना हो रहा है ये ऊपर लिखा है, आप देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने में से आ रहे हैं। मुझे क्या करना है, आपको ये कैलकुलेशन नहीं बताना है, ये आप सब कर सकते हो घर पे बैठ के। आपको टाइम बताना है कि इतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है। तो क्या करना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है कि 3 से 4 मिनट में आपके ख़त्म हो जाएं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मिनट में आपको आंसर ख़त्म करना है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट में ख़त्म करके रखना है। टोटल 10 मार्क्स में जो 5 शॉर्ट नोट्स आते हैं, 2 मार्क्स ईच, उसको आपको 15 मिनट अलॉट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ आपके स्कोर करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो टोटल इतना निकल के आएगा आपका, यहाँ पे 65 मिनट में आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के। 50 मिनट्स में आपके 6 नंबर और 10 नंबर का एक सवाल कंप्लीट हो गया, और एक जजमेंट आएगा जिसको आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा वहाँ पे। सो इस तरीके से आपके टोटल 3 आवर्स होते हैं और 5 मिनट आपके स्पेयर में रहेंगे। अब एकदम से तो आपकी स्पीड ये बन नहीं जाएगी, तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट विथ 2 आवर्स ऑफ राइटिंग एवरी डे, 3 आवर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा 3 आवर्स लेकर के बैठना है सुबह और 3 आवर्स लेकर के शाम को। और ऐसे आपको कम से कम 7 to 15 डेज़ तो करना पड़ेगा एंड में, अदरवाइज़ आप एक साथ वहाँ इतना नहीं मैनेज कर पाओगे। तो आंसर राइटिंग इज़ समथिंग जो आपको अभी से शुरू करना है। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, इतनी स्पीड अगर आप लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, सो ये जो मैक्सिमम हमने कंसिडर करके कैलकुलेशन करी है, आपको आना है मिनिमम जो कैलकुलेशन करी है उस पे। अगर आप ये टारगेट रखोगे कि मुझे 20 मिनट्स एंड में बचाने हैं अपने, तब जाके आपके सेंटर पे 5 मिनट आखिरी के बचेंगे। अब आते हैं
अगले सवाल पे जो पूछा गया है दैट इज़ केसेस। तो सवाल है जो है इसका जवाब ये रहा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू टाइम। समय कितना है, वो बच रहा है, क्या बच रहा है तो लिख दो। ऑल्सो अगर कोई क्वेश्चन है जहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है विथ केसेस अगर स्पेशली लिखा है तो आपको मेंशन करना मस्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हाउ टू राइट टू दी पॉइंट। भाई सबको लिखना आता है लेकिन टू दी पॉइंट कैसे करें। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 मार्क्स के आ रहे हैं, इनमें कैसे करें। इनमें तो चलिए फिर भी आपको स्पेस प्रोवाइडेड होती है, बट इनको कैसे ब्रीफ करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो 3 मार्क्स में पूछा गया है उसका जो एक्चुअल प्रोविज़न है वो हो सकता है काफ़ी लेंदी हो सकता है वो एक्चुअली 6 मार्क्स में आना चाहिए था बट आपसे 3 में पूछ लिया। तो ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंपली एक सेशन में आपके लिए लेके आने वाली दैट इज़ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक। उसमें आपके ये सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल सकता है और आज उसको मैं ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल्सो यू कैन वॉच माई मेंस आंसर राइटिंग वीडियोज़ जो कि मैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बनाऊंगी, जिससे आपको ये समझ आएगा कि अगर ये सवाल था तो एक्चुअली इसका आंसर क्या लिख के आना था। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वहाँ पे ब्रीफ मैंशनड है, यानी कि आपको प्रिसाइजली जितना प्रिसाइज करोगे उसको उतना अच्छा होगा। या उसमें डेफिनेशन वर्ड यूज़ किया गया है, डिफाइन वर्ड यूज़ किया गया है। डिस्क्राइब बेसिकली क्या होता है, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी होती है बातों का। एक्सप्लेन में क्या, यू हैव टू क्लैरिफाई अ टॉपिक बेसिकली समवॉट रिलेटिंग टू डिस्क्राइब। एलैबोरेट में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो। एनालाइज क्या होगा, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही बातें आपको बतानी होती हैं। एनालाइज किया है आपने, यानी कि उसकी अच्छी बातों को भी जाना है और बुरी बातों को भी जाना है, ठीक है। देन विद इलिस्ट्रेशंस, यानी कि आपको इलिस्ट्रेशंस देने हैं। रेलेवेंट प्रोविजन मीन्स आपको वहाँ पे किस सेक्शन में आता है वो मेंशन करना है। एंड विद केस लॉज, केस लॉज में अगर उन्होंने लैंडमार्क बोला है तो लैंडमार्क लिख के आना है, रीसेंट बोला है तो भाई रीसेंट लिख के आना है। यार जो पूछ रहे हैं ना वो वहाँ पे लिख के आना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख के आना। तो जो सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि मैम RGS में आंसर शीट्स कैसे आती हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है, तो सवाल भी उसी में आंसर भी उसी में। देन आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है क्वेश्चन आपका कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है, ओन लैंग्वेज में लिखना है या डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखना है। सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि कुछ भी आपको नया ट्राई नहीं करना, जो आप अभी तक करते आ रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको फॉलो करना है। मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी आंसर्स को हमेशा लिखना है। इसके बाद टाइम और मार्क्स को हमेशा ध्यान में रख के लिखना है। स्पेस कितनी दी है ज़रा उसका भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए सेक्शन 138 अगर आप NI एक्ट का ले लो तो वो अगर आप डायरेक्ट सेक्शन 138 पे जाओगे तो बड़ा है वो। अगर मान लेते हैं कि वो दो या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लें, पूछने को कौन क्या नहीं पूछ सकता, तो आप क्या करोगे, घूम फिर के आपको ओन लैंग्वेज पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब आप डायरेक्ट लिखोगे ना तो इतनी स्पेस भी नहीं है और ना टाइम है, ना थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है और लिखना है। बट ओन लैंग्वेज लिखते समय बच्चे थोड़ा इस बात का ध्यान दें कि लीगल टर्म्स जो हैं उनको ना भूलें, लीगल टर्म्स को ना भूलें, लीगल टर्म्स को यूज़ करें। उसमें सेक्शन नंबर अगर उन्हें सही याद है तो ही लिखना है। इसके बाद एसेंशियल्स, अगर आप स्पेशली अगर IPC की बात करेंगे, सवाल ये है कि आपको थेफ्ट बताना है तो आपको उसके जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन करने ही होंगे। उसके बाद आपको जो मन करे वो अपनी लैंग्वेज में उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है बुक्स या सोर्सेज क्या हैं। सो अगर आपके पास नोट्स हैं सो उनको आपको पढ़ना है। अगर सवाल ये है कि मैडम मैंने तो नोट्स नहीं बनाए, अब क्या करें हम, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे अनोखे ही हैं जिन्होंने नोट्स बनाए नहीं हैं। कुछ बच्चे नहीं बनाते, वो कंफर्टेबल उसी में है कि हमें तो नहीं बनाना, क्या करोगे, हम तो डायरेक्ट से पढ़ के ही खुश हैं। क्यों, तो अभी आप क्या पढ़ते आए हो, डायरेक्ट पढ़ते आए हो, प्रीव्यू उसी से निकाला है, करेक्ट। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट पढ़नी है। उसके बाद अगर आपको टाइम बच जाए तो आप बाकी चीज़ों पर जाइएगा। नेक्स्ट
कि सोर्सेज टू स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश एसेज आप बता दीजिए। दिस इज़ समथिंग दैट आई फॉलो। सो एक कोई भी आप अच्छी गाइड ले लो या कोई भी आप अच्छी बुक ले लो जो आर्टिकल्स और ऐसे देती है, ठीक है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअली फ्रेमिंग कैसे करनी होती है। फ्रेमिंग समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बुक हो। अब इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सब वही लिख के आने वाले हैं। आपको अपना कंटेंट लाने के लिए ऑनलाइन काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, अभी तक तो मेहनत की नहीं, क्या करें, घर में छोटे भाई बहन हैं तो बड़े भाई बहन हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, काम पे लगा दो। तो भाई बहनों को काम पे लगाने के बाद, फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को काम पे लगाने के बाद, तो पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आगे की स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।